हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए आप लोगों की हिंदी की होने वाली है और ये क्लास 5 की बुक जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने ये स्पेशली नवोदय विद्यालय की क्लास तो है ही, लेकिन अगर आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप ये ग्रामर को पढ़ सकते हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी और हितकर होने वाली है। यहाँ पर हम आप लोगों की शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। शुरू से लेकर आप लोगों को हम व्याकरण जो है पूरी पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और इसका जो है नवोदय विद्यालय में आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। देखिए वहाँ पर कई प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और हर बार पेपर बदलता रहता है। इस बार भी उम्मीद है आप लोगों का पेपर बदलेगा, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले देखिए भाषा, लिपि और व्याकरण, ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाषा का परिचय पढ़ेंगे हम, बोली, लिपि और व्याकरण का ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, आपने पिछली कक्षा में व्याकरण के बारे में क्या क्या पढ़ा है, आपको बताना है। ठीक है, भाषा के लिए व्याकरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा है भाषा। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि क्या है भाषा। क्या है भाषा? क्या है भाषा? हमारे विचारों, भावों और अनुभवों को व्यक्त करने का साधन है। ठीक है, आप लोग भाषा के बारे में समझें कि भाषा क्या है। भाषा हमारे विचार, जो हम लोग विचार करते हैं, भाव जो हमारे होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने उनको व्यक्त करते हैं, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। वही करने का साधन क्या होता है, भाषा कहलाता है। भाषा का उपयोग संवाद के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, चित्र में देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने चित्र बना हुआ है। कह रहा है चित्र में गुरु अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे हैं, शिष्य सुनकर समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, जिससे वे भविष्य में उसे पढ़ सकें। अब देखिए जैसे शिक्षक जो गुरु है, आप लोग देख रहे हैं, वो अपने शिष्यों को कुछ बता रहे हैं और गुरु जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनका करना क्या है, वो अपने बच्चों को जो बता रहे हैं तो उनके बच्चे जो है वो कुछ लिख रहे हैं। कह रहे इस आधार पर हम कह सकते हैं, और वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि उसको भविष्य में पढ़ सकें, दोबारा पढ़ें इसके लिए। तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसको कहते हैं? देखिए हम अपनी मन की बात को बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं व पढ़ते हैं और इस प्रकार जो है अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, और यही भाषा कहलाती है। ठीक है, तो भाषा के लिए ही ज़रूरी है कि भाषा, इसमें देखिए हम अपनी बात किसी से कहेंगे या हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सुन रहे हैं, लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये जो है भावों या विचारों का आदान प्रदान होता है और इसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भाषा के बारे में समझ गए। देखिए भाषा के रूप, भाषा के रूप यहाँ पे देखिए भाषा के आप लोगों के सामने दो रूप दिखाई दे रहे होंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है ये देखिए बहुत जीरो लेवल की क्लास है, आप लोग इसको ध्यान से समझें। मौखिक भाषा वो होती है जब हम बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भाव जानते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोल रहा है और उसके भाव हमने सुना और उसके भाव को समझा, या हम बोल रहे हैं और वो दूसरा हमारी बात को सुनता है, समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। यही भाषा का जो रूप है वो कौन सी भाषा कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे मीराबाई इतने मधुर भजन गाती थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मीराबाई इतने मधुर भजन गाती थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है, तो ये किस भाषा का रूप है, मौखिक भाषा का। लिखित भाषा में देखिए कह रहा है जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन के भाव, जैसे हमारे मन में कोई भाव चल रहा है या कोई बात है, तो हम उसको लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव या विचारों को पढ़कर समझते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे ने लिखा और हमने पढ़ा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी और हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी का चित्र भी बना हुआ है और ऊपर मीराबाई का बना हुआ है। तो यहाँ पर रामचरितमानस जो लिखी गई उसे हम लोग आज भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये भी जानिए, जहाँ बोलना सुनना असंभव होता है। मान लीजिए एक तीसरी भाषा का भी यहाँ पर जिक्र देखिए किया गया है। जब बोलना और सुनना असंभव होता है, वहाँ पर इशारों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, इशारों से अपनी बातों का प्रयोग करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो ये भाषा जो होती है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे दिए गए चित्र में कुछ लोग देखिए इशारों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा ऐसे लोगों को जो बातचीत नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं,
इशारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली बार देखिए क्या लिखा हुआ है, बोली। आगे क्या लिखा है, बोली। कह रहे बोली हिंदी की कई बोलियाँ हैं, हिंदी की कई बोलियाँ हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। कह रहे आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा कोई भी भाषा है जो कहीं विशेष स्थान पर बोली जाती है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो लेकिन बोली जो होती है वो अलग अलग स्थानों पे प्रयोग की जाए वही बोली कहलाती है। मातृभाषा किसको कहते हैं, कह रहा है हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जिस भाषा का प्रयोग बचपन में अपनी माता पिता के साथ करते हैं, परिवार में करते हैं, वो क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या है, देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों, जो राष्ट्रभाषा होती है वो देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा देश के कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है, ठीक है, जिस भाषा में कामकाज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और आप लोगों को पता ही होगा राजभाषा हिंदी में ही कार्यालयों में काम होते हैं, इसलिए इसको राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। तो इतनी भाषाओं को हमारे देश में मान्यता प्राप्त है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। देखिए पीछे इस बार टेट के पेपर में भी आया था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को जो है भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और तभी से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। आगे देखिए बात करेंगे लिपि के बारे में। कह रहा है लिपि भाषा के लिखित रूप का प्रतिनिधित्व करती है। लिपि क्या है, लिखित भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक भाषा के लिए एक विशेष लिपि होती है। देखिए अलग अलग भाषाएं हैं तो लिपियां भी अलग अलग होती हैं। कह रहे भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। जो भाषा को लिखने का ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। इन्हें विशिष्ट और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं कौन, लिपि जो होती है। भाषा और लिपियाँ, देखिए यहाँ पे कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं, दोनों तरफ आप लोग देख रहे होंगे, और उनकी कुछ लिपियाँ दी हुई हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, संस्कृत की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को रोमन में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी में, तमिल को तमिल में और बांग्ला को बांग्ला में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ भाषाएं जिनकी आप लोगों को लिपि के बारे में हमने बताया। इसके बाद बात आती है व्याकरण की। कह रहा है व्याकरण भाषा के उन नियमों का समूह है जो हमें सही और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण क्या है, जो हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। भाषा शुद्ध रूप से बोली लिखी एवं पढ़ी जाए, इसलिए व्याकरण महत्वपूर्ण है। देखिए व्याकरण का प्रयोग क्यों होता है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोला जाए, लिखा जाए और पढ़ा जाए, इसलिए व्याकरण महत्वपूर्ण है। वह कल जाएंगे, जैसे कह रहा है वह कल जाएंगे, मोहन ने एक गेंद लिया। अब देखिए वह कल जाएंगे, मोहन ने एक गेंद लिया, ये कोई सही शब्द तो है नहीं। कह रहा है ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में कोई ना कोई अशुद्धि है, ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको शुद्ध करने के लिए व्याकरण का प्रयोग करेंगे हम। जैसे वे कल जाएंगे, वह कल जाएंगे नहीं, इसका क्या हो जाएगा, वे कल जाएंगे। मोहन ने एक गेंद लिया नहीं, मोहन ने एक गेंद ली। तो इस प्रकार व्याकरण हमें भाषा का सही और प्रभावी रूप प्रयोग सिखाती है। ठीक है, व्याकरण जो है, व्याकरण से ही हम भाषा का जो सही और प्रभावी प्रयोग सीखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए विश्व में ज्ञान की बात और भी लिखी हुई है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का तृतीय स्थान है। ठीक है, हिंदी जो है उसका तृतीय स्थान है। ठीक है, भाषा को सही रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने की कला को ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है चैप्टर 1 में जो हमने आप लोगों को बताया भाषा व्याकरण के बारे में, बोली के बारे में, लिपि के बारे में, ठीक है, तो यहीं तक आप लोगों का चैप्टर ये ख़त्म होता है। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डे बाय डे हम आप लोगों को एक एक चैप्टर करवाएंगे और आप लोग उसको पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।